हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। पहले बेबीलोन नाम के एक शहर में अरकद नाम का एक आदमी रहता था, जो अपने शहर का सबसे रिस्पेक्टेड और अमीर आदमी था, क्योंकि ये काफी बुद्धिमान था और इसने अपनी लाइफ में खुद ही अपनी सारी दौलत कमाई थी अपनी मेहनत और समझदारी से। तो जब इसका इकलौता बेटा बड़ा हुआ तो इसने डिसाइड किया कि ये अपनी सारी दौलत अपने बेटे को यूं ही देगा नहीं, क्योंकि अगर वो पैसा कमाने और उसे संभालने के लायक नहीं है तो वो इसे वेस्ट कर देगा। तो एक दिन अरकद अपने बेटे नोमासिर को बुलाता है और उसे कहता है कि मैंने अपनी लाइफ में काफी मेहनत की है, अपनी समझदारी से बहुत पैसे कमाए हैं, उसे ग्रो भी किए हैं और अपनी सारी ख्वाहिशें पूरी की है, लेकिन अब मेरी आखिरी तमन्ना ये है कि तुम मेरी इस पूरी दौलत को संभालो और उसे और ग्रो करो। लेकिन तुम्हें इस चीज को प्रूव करना होगा कि तुम इस दौलत को संभालने के काबिल हो, और इसीलिए मैं चाहता हूं कि तुम इस शहर के बाहर जाओ और पूरी दुनिया को बताओ कि तुम्हारे अंदर क्या काबिलियत है। और तुम्हारी इस शुरुआत के लिए मैं तुम्हें 2 चीजें देता हूं जो मुझे अपनी अमीर बनने की जर्नी की शुरुआत में नहीं मिली थी, लेकिन तुम्हें मिल रही है। सबसे पहली चीज है ये सोने के सिक्कों का झोला, जिसे अगर तुम ध्यान से यूज करोगे तो ये तुम्हारी बहुत बड़ी दौलत का बीज होगा। और दूसरी चीज ये 5 लेटर्स है जिसमें मैंने अमीर बनने के 5 गोल्डन रूल्स लिखे हैं। अगर तुम इन गोल्डन रूल्स को पढ़ के अच्छे से समझ लेते हो तो तुम अपनी पूरी जिंदगी काफी आराम वाली जियोगे और तुम्हें पैसों की कभी टेंशन लेने की जरूरत नहीं होगी। अब तुम्हें 10 साल के लिए इस घर से और इस शहर से बाहर जाना होगा इन 2 चीजों के साथ, और 10 साल बाद जब तुम वापस आओगे तो तुम्हें अपना हिसाब किताब देना होगा कि तुमने क्या किया, जिससे मुझे पता चल जाएगा कि तुम मेरी दौलत को संभालने के लायक हो या नहीं। अगर तुमने प्रूव कर दिया तो मेरी सारी दौलत तुम्हारी होगी, लेकिन अगर तुमने अपनी काबिलियत प्रूव नहीं की तो मैं अपनी सारी संपत्ति गरीबों को डोनेट कर दूंगा और तुम्हें अपना रास्ता खुद ढूंढना होगा। तो तब अरकद का बेटा नोमासिर उन 2 चीजों को लेके, यानी सोने के सिक्कों का बैग अच्छे से पैक करके और उन लेटर्स को एक कॉटन के कपड़े से लपेट के घर से निकलता है, और उसकी माँ उसको एक गुलाम और कुछ घोड़े दे देती है उसकी सेफ्टी के लिए। फिर एग्जैक्ट 10 साल होने के बाद नोमासिर वापस अपने घर आता है और देखता है कि उसके पिताजी काफी बूढ़े हो गए, लेकिन उसे वापस आता हुआ देख के उसके पिताजी काफी खुश होते, और इसी खुशी में अरकद अपने सारे दोस्तों और रिश्तेदारों को डिनर पे बुलाता है। फिर जब उनका डिनर हो जाता है तो वो सब नोमासिर की तरफ देखते और उसके मॉम डैड भी अपनी चेयर पे बैठ के नोमासिर को सामने खड़ा करते और उसे पूछते कि उसने इन 10 सालों में क्या किया। तो नोमासिर बताता है कि उसने शादी कर ली और वो अपनी बीवी और 2 छोटे बच्चों को भी लेके आया है, और कहता है कि पिताजी मैं आपकी होशियारी और बुद्धिमानी को सलाम करता हूँ। 10 साल पहले मेरे पास कुछ भी नहीं था और आपने एक बहुत ही अच्छे पिता होने के नाते मुझे एक सोने के सिक्कों का बैग दिया और साथ में एक उससे भी ज्यादा कीमती चीज दी जिसकी कीमत मैं उस वक्त समझ नहीं पाया, और इसीलिए जब मैं बाहर गया तो मेरे हाथ से वो सोने के सिक्कों का बैग इतना जल्दी दूर चला गया जैसे एक बच्चे के हाथ से एक खरगोश भाग जाता है, क्योंकि उसको पता नहीं होता है कि उस खरगोश को संभाला कैसे जाए। तो ये सुन के उसके पिताजी हंसने लगे। फिर नोमासिर कहता है कि सबसे पहले मैं निनेवे नाम के एक शहर में गया, क्योंकि वो शहर काफी तेजी से आबाद हो रहा था, तो मुझे लगा कि वहां पे पैसे कमाने की बहुत सारी अपॉर्चुनिटी होगी। तो जब मैं उस शहर में एंटर कर रहा था तो मुझे 2 लोग मिले जो काफी फ्रेंडली थे। तो उसमें से पहला वाला बोला कि इस शहर में एक आदमी रहता है जिसके पास एक घोड़ा है और वो हर हफ्ते एक घोड़े की रेस लगाता है, और जो उस रेस में उसे हरा देता है तो वो उसके बदले उनको बहुत बड़ी कीमत देता है। तो दूसरा वाला बोला कि मेरे पास एक जवान अरबी घोड़ा है जो काफी तेज भागता है, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं जरूर उस आदमी से कंपटीशन लेता और जीत जाता, क्योंकि मैंने सुना है कि उसके पास कोई साधारण सा घोड़ा है जो मेरे घोड़े से इतना तेज नहीं भागता है। तो इतने में नोमासिर कहता है कि मेरे पास पैसे है, तुम अपने घोड़े को रेस में लेके आओ, मैं तुम्हें घोड़े पे शर्त लगाने के लिए पैसे देता हूँ और फिर हम आधा आधा प्रॉफिट लेंगे। तो जब एक्चुअली में घोड़ों की रेस होती है तो नोमासिर का घोड़ा बहुत ही बुरी तरह हार जाता है और उसे बहुत सारे सोने के सिक्के देने पड़ते। फिर कुछ दिनों बाद उसे पता चलता है कि वो 2 लोग उस हॉर्स रेस वाले के पार्टनर ही थे जो अपने प्रॉफिट शेयर कर रहे थे। मतलब वो लोग उसके पार्टनर बनने का दिखावा कर रहे थे, लेकिन एक्चुअली में वो दूसरे आदमी के पार्टनर थे, और वो लोग ऐसे ही नए नए सफर करने वाले लोगों को ढूंढते थे, उनको बातों में फंसाकर उनको बेवकूफ बनाते थे। फिर नोमासिर अपने पिताजी को कहता है कि मुझे लगा उसके बाद मैं चौकन्ना हो जाऊंगा, क्योंकि मैंने ठान लिया था कि मैं और पैसे बर्बाद नहीं करूंगा, लेकिन ये तो मेरे बेवकूफ बनने की शुरुआत थी। क्योंकि फिर कुछ ही दिनों बाद मैं एक दूसरे आदमी से मिला जिससे बात करके मुझे पता चला कि वो भी एक अमीर फैमिली से बिलोंग करता है और वो कोई जगह ढूंढ रहा है सेटल होने के लिए। और उसे पता चला कि पास के एक गांव में एक बिजनेसमैन मर गया है जिसके पास बहुत सारे कपड़े और गुड्स थे जिसका वो बिजनेस करता था। तो उस बिजनेसमैन की बीवी उन सब गुड्स को काफी सस्ते प्राइस पे सेल कर रही है और लोग उसे खरीद नहीं रहे क्योंकि किसी के पास उतने पैसे है नहीं। तो नोमासिर का वो न्यू फ्रेंड कहता है कि हम इन सारे गुड्स को खरीद लेते ताकि हम बाद में इसे अच्छे प्रॉफिट में सेल करेंगे और फिर हम पार्टनरशिप में इस बिजनेस को ग्रो करेंगे। तो ये आइडिया नोमासिर को काफी अच्छा लगता है, लेकिन वो आदमी कहता है कि मैं अभी अपने साथ पैसे लाया नहीं हूँ, तो तुम अभी ये गुड्स खरीद लो, मैं अपने शहर जाके गोल्ड लेके आता हूँ और तुम्हें अपना आधा पेमेंट कर दूंगा।
तो नोमासिर उसकी बात सुन के पूरा पेमेंट करके वो सारा गुड्स अपने पास रखता है और उस आदमी का वेट करता है। लेकिन काफी टाइम गुजरने के बाद वो आदमी कभी रिटर्न आता ही नहीं है, और क्योंकि उसे बिजनेस करने का कुछ अता पता होता नहीं है तो वो गुड्स काफी टाइम तक ऐसे ही गोदाम में पड़े हुए होते, और फिर अल्टीमेटली उसे वो सब माल और भी सस्ते प्राइस पे सेल करना पड़ता है, जिससे उसका काफी ज्यादा लॉस होता है। और फिर इसके बाद वो ऐसे ही कुछ और गलती करता रहता है, और फिर फाइनली नोमासिर के बुरे दिन चालू हो जाते हैं, क्योंकि अब उसके पास कोई भी सोने के सिक्के बचते नहीं है। तो फिर वो एक नौकरी ढूंढने निकलता है, लेकिन उसे काफी ढूंढने के बाद भी कोई अच्छी जॉब नहीं मिलती है, क्योंकि उसके पास कोई स्किल या हुनर नहीं होता है। तो धीरे धीरे करके उसे अपने घोड़े बेचने पड़ते हैं, फिर उसे अपना वो गुलाम बेचना पड़ता है, और फिर उसे अपने कपड़े बेचने पड़ते हैं ताकि उसको दिन का एक टाइम का खाना मिल सके। लेकिन फिर धीरे धीरे वो टाइम भी आ जाता है जब उसके पास कुछ भी नहीं होता है, मतलब एक टाइम का खाना भी नहीं। तब उसे उसके पिताजी की बात याद आती है कि अगर तुम्हें इस शहर का सबसे अमीर इंसान बनना है और इज्जत चाहिए तो तुम्हें उससे कमाना होगा, और इसीलिए वो सोचता है कि वो इतना जल्दी गिव अप करेगा नहीं। और फिर फाइनली नोमासिर उन 5 लेटर्स को पहली बार ओपन करता है, क्योंकि अब उसके पास उसके अलावा कुछ बचता ही नहीं है। तो जब वो उसे रीड करता है तो वो अपने आप से कहता है कि काश उसने वो लेटर्स पहले पढ़ लिए होते तो उसे ये दिन देखने नहीं पड़ते, लेकिन खैर गलती तो उससे हो चुकी थी। अब यहाँ तक की कहानी सुन के नोमासिर के रिश्तेदार और उसके मम्मी डैडी काफी टेंशन में आ जाते हैं। तो तब वो अपने पिताजी को बहुत ही प्यार से कहता है कि आपने मुझे सोने के सिक्कों के साथ एक झोला दिया और वो 5 लेटर दिए जो मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा वैल्यूबल थे, क्योंकि अब तक मैंने आपको मेरी स्ट्रगल करने की कहानी सुनाई, क्योंकि मैंने आपकी सबसे कीमती चीज को इस्तेमाल नहीं किया था। लेकिन उस दिन मैंने डिसाइड किया कि अब मैं इन 5 गोल्डन रूल्स को दिल से फॉलो करूंगा और अपनी इज्जत आपके लिए कमाऊंगा। तो फिर इसके बाद नोमासिर एक लेबर यानी मजदूरी का काम करता है, जहां से उसे थोड़े से पैसे मिलते हैं, लेकिन क्योंकि पहले उसके पास कुछ भी नहीं था तो उसके लिए वो भी काफी हो जाते हैं। और इसके साथ वो वेल्थ क्रिएशन का पहला रूल भी फॉलो करता है, जो होता है गोल्ड कम्स हैप्पीली एंड इन इंक्रीजिंग क्वांटिटी टू एनी मैन हु विल पुट बाय नॉट लेस देन 1/10 ऑफ हिज अर्निंग्स टू क्रिएट एन एस्टेट फॉर हिज फ्यूचर। इसका सिंपल लैंग्वेज में मतलब ये है कि अपनी इनकम का 10%, उससे 1 भी % कम नहीं, उसे अलग कर दो अपनी वेल्थ क्रिएशन और फ्यूचर के लिए। अगर आप ऐसा करते हो तो पैसा आपके पास हमेशा खुशी खुशी आता रहेगा। अब इसकी ज्यादा डिटेल्स हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस की है, जिसे आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हो। तो दूसरा गोल्डन रूल है गोल्ड स्टेज फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इट्स कॉशियस ओनर हु इन्वेस्टेड अंडर द एडवाइस ऑफ मैन वाइज इन इट्स हैंडलिंग। अब इसका मतलब है कि पैसा उन्हीं लोगों के पास टिकता है जो फाइनेंशियली स्मार्ट लोगों की गाइडेंस से इन्वेस्टिंग शुरू करते हैं, क्योंकि जब आप इन्वेस्टिंग की दुनिया में न्यू होते हो तो आपको बहुत सारे इन्वेस्टिंग ऑप्शंस मिलेंगे, और सब में अपना हाथ आजमा के पैसा लूज करना आप अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास पैसा लिमिटेड होता है। जैसे अगर आप इन्वेस्टिंग की दुनिया में न्यू हो तो आप बिटकॉइन यानी क्रिप्टो करेंसीज, NFT, स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड, PPF, यूलिप और ऐसी बहुत सारी जगह पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। और अगर आप सिर्फ स्टॉक मार्केट की ही बात करो तो कुछ लोग यहाँ ट्रेडिंग करते हैं और कुछ लोग यहाँ पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करते हैं, तो यहाँ पे भी अलग अलग स्ट्रेटेजी होती है। तो मेजोरिटी लोगों के लिए स्टॉक मार्केट में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन होता है, लेकिन फिर भी बहुत लोगों को यहाँ से अच्छा खासा लॉस हो जाता है। मुझे काफी सारे लोग ईमेल, मैसेज और कमेंट करके कहते कि उन्होंने डे ट्रेडिंग करके लाखों रुपए लूज किए हैं, काश उनको कोई पहले इनके रिस्क के बारे में बता देता। और अगर आप गूगल भी करोगे तो आपको यही रिजल्ट मिलेगा कि स्टॉक मार्केट में एक 90-90-90 का कॉन्सेप्ट काफी फेमस है, जिसका मतलब है कि यहाँ पे डे ट्रेडिंग करके 90% न्यू ट्रेडर्स अपना 90% कैपिटल लूज कर देते हैं सिर्फ शुरू के 90 डेज में। तो ये वेल्थ क्रिएशन के सेकंड लॉ को फॉलो नहीं करने का नतीजा होता है। तो इसीलिए स्टॉक मार्केट में बिगिनर्स को मैं एक सिंपल एडवाइस यही देता हूँ कि आपको यहाँ पे ग्लेन मैक्सवेल की तरह खेलना नहीं है, बल्कि आपको MS धोनी की तरह खेलना है। मतलब शुरू में ऐसी कंपनीज ढूंढो जिसमें आपके कैपिटल लूज होने के चांसेस बहुत कम हो, मतलब जल्दी गेम से आपको आउट नहीं होना है, क्योंकि बाद में रन्स अपने आप स्कोर होते हैं कंपाउंडिंग के पावर से। और हमारी लाइफ एक टेस्ट मैच की तरह होती है, अगर आप इसे डे ट्रेडिंग यानी T20 की तरह खेलोगे तो जल्दी आउट होके पछताते रहोगे। तो अब हम वापस अरकत और नोमासिर की स्टोरी पे आते। तो जब नोमासिर मजदूरी करके थोड़ी बहुत सेविंग्स कर रहा था तो उसकी मुलाकात एक बहुत ही फाइनेंशियली स्मार्ट आदमी से होती है, जिसका नाम किसी को पता नहीं होता है, लेकिन लोग उसे रॉकी के नाम से बुलाते, जो उसे बिजनेस के बारे में सिखाता था। तो बाकी लोगों में और रॉकी में फर्क ये था कि वो उसे डायरेक्टली कहीं पे इन्वेस्ट करने की टिप्स नहीं दे रहा था, बल्कि बिजनेस के टाइमलेस प्रिंसिपल सिखा रहा था। तो नोमासिर अपनी छोटी छोटी सेविंग्स को रॉकी की दी गई नॉलेज से बिजनेस में इन्वेस्ट करता, और फिर धीरे धीरे वो देखता कि उसको थोड़ा बहुत प्रॉफिट मिल रहा है। उसके प्रॉफिट काफी छोटे थे, लेकिन उसका हौसला काफी बुलंद हो गया था। फिर तीसरा लॉ है गोल्ड लेबर्स केयरफुली एंड हार्टिली फॉर इट्स वाइज ओनर हु फाइंड्स फॉर इट प्रॉफिटेबल एम्प्लॉयमेंट मल्टीप्लाइंग इवन एज द फ्लॉक्स ऑफ द फील्ड। जिसका मतलब ये है कि पैसा अपने फाइनेंशियली स्मार्ट मालिक के लिए काफी मेहनत के साथ और दिल से काम करता है और करता रहता है, अगर वो मालिक उन पैसों को कोई अच्छी और प्रॉफिटेबल जगह पे उसे काम पे लगाए, जिसे उस पैसों के बच्चे पैदा होते हैं, मतलब पैसों से और पैसा बनता है, जिसे हम सिंपल भाषा में पावर ऑफ कंपाउंडिंग कहते हैं, जो शुरू में थोड़ा स्लो होता है, लेकिन उसके जरिए एक छोटे से अमाउंट से भी आप एक बहुत बड़ी वेल्थ क्रिएट कर सकते हो।
जैसे एग्जांपल के लिए हम यहाँ पे टिकर टिप यूज करते, जहाँ पे आप इंडिया के सारे स्टॉक्स को काफी आसानी से एनालाइज। राकेश झुनझुनवाला ने टाइटन कंपनी में इन्वेस्ट किया था जब इस कंपनी का शेयर प्राइस 3 रुपए के आसपास था। तो उस टाइम पे ये कंपनी काफी एक्सपांड हो रही थी और नए नए स्टोर्स ओपन कर रही थी, और अभी भी ये कंपनी काफी स्पीड में न्यू सिटीज में अपने स्टोर्स ओपन कर रही है, जो आप इनकी एनुअल रिपोर्ट और इन्वेस्टर प्रेजेंटेशंस में पढ़ सकते हो। और इनका मैनेजमेंट काफी फोकस के साथ ग्रोथ पे ध्यान दे रहा है, न्यू कैटेगरीज और प्रोडक्ट्स लॉन्च होते जा रहे हैं। तो इससे हुआ ये कि इनका मार्केट शेयर इंक्रीज हुआ, यानी इन्होंने ज्यादा कस्टमर्स को ऑनबोर्ड किया, जिससे इनका रेवेन्यू यानी सेल्स इंक्रीज हुआ और अल्टीमेटली इनका नेट प्रॉफिट बढ़िया तरीके से ग्रो हुआ। 8-9 साल पहले इनका प्रॉफिट 700 करोड़ के आसपास था, लेकिन अब इनका प्रॉफिट 2000 करोड़ के ऊपर है। तो राकेश झुनझुनवाला ने अपने पैसों के लिए एक प्रॉफिटेबल एम्प्लॉयमेंट ढूंढा, मतलब उन पैसों को काम पे लगाने के लिए एक अच्छी कंपनी ढूंढी जहां उनका वो पैसा हार्डवर्क कर सके। और इसीलिए इस कंपनी का शेयर प्राइस 3 रुपए से ग्रो होकर आज अप्रोक्सीमेटली 2000 रुपए के आसपास पहुंच गया है, जिसकी वजह से राकेश झुनझुनवाला की वेल्थ 600 गुना बढ़ गई है। और अभी भी इस कंपनी का ग्रोथ स्कोर काफी अच्छा है, डिफॉल्ट प्रोबेबिलिटी भी कम है, मतलब कंपनी के डूबने के चांसेस कम है, और क्वालिटी चेक्स भी स्ट्रांग है। तो अगर ये स्टॉक अगले 3-4 साल में डबल होता है तो राकेश झुनझुनवाला के लिए ये स्टॉक 1000 गुना से भी ज्यादा ग्रो हो जाएगा। मतलब अगर आपने इसमें सिर्फ 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया होता तो 600 गुना के हिसाब से 1 लाख रुपया 6 करोड़ में ग्रो होता है, और फिर उसके 3-4 साल में 6 करोड़ और मतलब 12 करोड़ सिर्फ 1 लाख के कैपिटल से। और जिसने इसमें ज्यादा इन्वेस्ट किया होता तो उसको और बड़ा प्रॉफिट मिलता। तो ऐसी वेल्थ आपको जेन्युइन कंपनीज के जरिए ही ग्रो होकर मिलेगी, जो ईमानदारी से अच्छे प्रॉफिट कमाती रहती है, कस्टमर्स को ज्यादा वैल्यू देती रहती है और हमेशा ग्रोथ के बारे में सोचती रहती है। वरना अगर आप शॉर्टकट मारने के चक्कर में जाओगे तो उससे क्या होगा, इसे हम नेक्स्ट लॉ में समझते हैं। तो चौथा लॉ है, गोल्ड स्लिप्स अवे फ्रॉम द मैन हु इन्वेस्टेड इन बिजनेसेस और पर्पसेस विथ विच ही इज नॉट फेमिलियर विथ और विच आर नॉट अप्रूव्ड बाय दोज स्किल्ड इन इट्स कीप। इस रूल का मतलब ये है कि आपको ऐसी जगह इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जिसकी आपको नॉलेज है, जिस पे आप अच्छा खासा भरोसा करते हो, या फिर जो नॉलेजेबल लोग होते हैं जो आपको कोई इन्वेस्टमेंट रेकमेंड करते तो आपको उनकी नॉलेज पे और उन पे ट्रस्ट होना चाहिए। अब दोस्तों, इस रूल को वॉरेन बफे अपने लेटर्स में काफी बार कहते हैं कि वी नेवर इन्वेस्ट इन बिजनेसेस और प्लेसेस विच वी फुल्ली डू नॉट अंडरस्टैंड, जिसको वॉरेन बफे सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस भी कहते हैं। क्योंकि आपकी लाइफ टाइम में आपको ऐसे बहुत सारे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस मिलेंगे जहां बाकी लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं और अमीर बन रहे हैं, लेकिन आपको उसके बारे में इतना पता नहीं होगा। तो ऐसे टाइम पे आपको पहले उन इन्वेस्टमेंट्स को समझना चाहिए, फिर ही उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। क्योंकि मान लो अगर आपने इसी स्टॉक टाइटन कंपनी में ईयर 2000 में इन्वेस्ट किया होता जब इसका शेयर प्राइस 7 रुपए के आसपास था, तो आपने 2003 में इसे बेच दिया होता जब इसका शेयर प्राइस 2-3 रुपए के आसपास था। क्योंकि 7 रुपए से 2 रुपया मतलब ये 70% का लॉस होता है। तो जिनको बिजनेस की नॉलेज और उसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है तो वो लोग हमेशा मार्केट क्रैश के बीच डर के सेल कर देते। राकेश झुनझुनवाला ने इस स्टॉक में काफी पहले से इन्वेस्ट कर रहा था, ईयर 2000 से भी पहले से, लेकिन जब इसका शेयर प्राइस 2002 और 2003 में गिरा तो उन्होंने इसमें एकदम बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट किया। उन्होंने अपनी ऑलमोस्ट पूरी लाइफ टाइम की सेविंग्स इसमें लगा दी, क्योंकि उनको इस कंपनी की इतनी नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग थी। तो एक चीज मैंने हमेशा देखी है कि स्टॉक्स सेम होते हैं, लेकिन दो लोगों को अलग अलग आउटकम मिलता है, एक को प्रॉफिट और दूसरे को लॉस। क्योंकि जिसको लॉस मिलता है तो उसने लॉ नंबर 4 फॉलो नहीं किया होता है और उन्होंने किसी भी स्टॉक में कभी भी इन्वेस्ट कर लिया होता है बिना उसको समझे। और फिर फाइनल लॉ है, गोल्ड फ्लीज द मैन हु वुड फोर्स इट टू इम्पॉसिबल अर्निंग्स और हु फॉलोज द सिडक्टिव एडवाइस ऑफ ट्रिक्स्टर्स एंड स्कैमर्स और हु ट्रस्टेड टू हिज ओन इनएक्सपीरियंस एंड रोमांटिक डिजायर्स इन इन्वेस्टमेंट। अब इस रूल का मतलब ये है कि जो लोग अपने इन्वेस्टमेंट से बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिटर्न्स एक्सपेक्ट करते, जैसे 21 दिन में पैसे डबल या 1000 रुपया इन्वेस्ट करके 1 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाने का सोचते, तो वैसे लोगों के हाथ से जो पैसा उनके पास ऑलरेडी होता है ना, वो भी उड़ के भाग जाता है। और ऐसी एडवाइस आपको ज्यादातर फ्रॉड इन्फ्लुएंसर्स और स्कैमर्स देंगे, जो आपको पूरी तरह ग्रिड में डुबा के आपसे ऐसे काम कराएंगे। वो लोग आपको स्क्रीनशॉट्स भेजेंगे कि उन्होंने एक ही दिन में 5 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाया फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के जरिए, और ये बहुत ही ईजी है, आपको भी करना चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन वॉरेन बफे और पर्सनली मैं भी डे ट्रेडिंग, फॉरेक्स ट्रेडिंग और फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस को वेपन्स ऑफ फाइनेंशियल डिस्ट्रक्शन मानते हैं। मतलब बहुत ही आसानी से एकदम चुटकी बजाते ही आपकी लाइफ टाइम की सेविंग यहाँ खत्म हो सकती है। दोस्तों, मुझे काफी सारे ईमेल्स और मैसेजेस आते जहां लोग अपनी रियल लाइफ स्टोरी बताते कि कैसे उन्होंने स्टॉक मार्केट से ट्रेडिंग करके और दूसरे ऐप से जैसे फॉरेक्स, बाइनरी, क्रिप्टो या फ्यूचर्स एंड ऑप्शन से जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में लाखों रुपए लूज किए। जैसे मुझे काफी रिसेंटली एक ईमेल आया जहां एक आदमी ने कहा कि उसकी 6 सिस्टर्स है और उसने टोटल 12 लाख रुपए सेव किए थे उनकी शादी के लिए, जो उसने सब ट्रेडिंग करके लूज कर दिया। और उस पर बहुत बड़ा लोन का टेंशन भी है और उसे पता नहीं कि वो उसे कैसे हैंडल करेगा। तो ये जो मिस्टेक्स है लोग हजारों सालों से करते आ रहे, जो नोमेसर ने भी की थी, कि जितना पैसा आपके पास पहले होता है आप उसे लूज करके ही सबक सीखते हो।
तो इसीलिए ऐसे वीडियोस में टाइम टू टाइम बनाते रहता हूँ ताकि आप इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर के साथ शेयर करो जो जल्दी अमीर बनने के चक्कर में अपनी छोटी सी गलती की वजह से इस फाइनेंशियल फ्रीडम की रेस में काफी पीछे हो जाते। अब दोस्तों गुड न्यूज ये है कि चाहे आप अपनी लाइफ में कितनी भी गलती करो, आप हमेशा एक कमबैक कर सकते हो और अपनी लाइफ टाइम में वेल्थ बिल्ड कर सकते हो। तो नोमेसर ने भी अपने 10 साल की जर्नी में बहुत सारी मिस्टेक्स की, जहां वो जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में कभी हॉर्स रेस में सट्टेबाजी करता तो कभी खराब बिजनेस में इन्वेस्ट कर देता, जहां वो कुछ पैसे कमा तो नहीं पाया बल्कि उसने वहां पैसे लूज कर दिए। लेकिन उसने हार नहीं मानी और उसने मेहनत करके, भले ही मजदूरी करके, थोड़े पैसे सेव करके एक्चुअल इन्वेस्टिंग शुरू करी और इन 5 गोल्डन रूल्स को फॉलो करके अपनी बाकी की जिंदगी गुजारी। जिससे अल्टीमेटली हुआ ये कि वो अपने पिताजी से कहने लगा कि अगर तुम मुझे सच में अपनी पूरी दौलत दे देते लेकिन वो 5 गोल्डन रूल्स नहीं देते तो मैं आपकी सारी दौलत तो क्या, पूरी दुनिया की सारी दौलत भी काफी जल्दी बर्बाद कर देता। लेकिन आपने ऐसा नहीं किया क्योंकि आप बुद्धिमान हो। फिर नोमेसर अपने गुलाम को इशारा करता है जो एक के बाद एक 6 बड़े बड़े बैग्स लेके सबके सामने रखता है। फिर नोमेसर उसमें से एक बैग उठाता है और इसे खोलता है जिसमें बहुत सारे सोने के सिक्के होते हैं और पब्लिकली सबके सामने उसके पिताजी को कहता है कि आपने मुझे एक सोने के सिक्के का झोला दिया था, लेकिन उसके बदले मैं आपको ये बड़ा वाला बैग रिटर्न दे रहा हूँ। और इसके साथ में आपने मुझे 5 गोल्डन रूल्स दिए थे जिसका बदला मैं शायद अपनी पूरी जिंदगी भी चुका नहीं पाऊंगा, लेकिन फिर भी मैं आपके लिए 5 एक्स्ट्रा बैग्स लेके आया हूँ जो मैंने आपके रूल्स फॉलो करके अपनी मेहनत से कमाए हैं। और अगर आप मुझे अपनी दौलत नहीं भी देते हो तो भी मुझे इससे कोई अफसोस नहीं होगा क्योंकि अब मैं अपनी जिंदगी में अपनी दौलत खुद कमा सकता हूँ। अगर मेरी दौलत किसी वजह से खत्म हो भी जाती है तो भी मुझे कोई टेंशन नहीं होगा क्योंकि लोग मुझसे मेरे पैसे छीन सकते, मेरा घर मुझसे छीन सकते, लेकिन कोई मुझसे मेरी नॉलेज नहीं छीन सकता। और ये सुन के अरकत अपने बेटे पे काफी प्राउड फील करता है और वो कहता है कि आज तुमने ये प्रूफ कर दिया कि तुम मेरे ही बेटे हो और इस दौलत के असली हकदार। तो दोस्तों अगर आप भी अपनी लाइफ में किसी चीज को लेकर स्ट्रगल कर रहे हो तो आपको इतना डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है। आप अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू को बढ़ाने की कोशिश करो, मतलब ऐसे टाइमलेस लेसन्स और कॉन्सेप्ट्स को सीखो, जिससे होगा ये कि जिस चीज को आप दिल से चाहते हो तो वो खुद आपके पास चल के आएगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आने वाली वीडियोस में हम इससे भी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी दबासिर नाम के एक आदमी के बारे में डिस्कस करेंगे जो मेरी कमेंट करके बताओ कि क्या आपको लगता है कि आप अपनी लाइफ टाइम में रिच बन पाओगे। अगर हाँ तो आप उसके लिए क्या स्ट्रेटेजी यूज कर रहे हो। और मुझे ये भी कमेंट करके बताओ कि मैं कौन सी टॉपिक पे अपने फ्यूचर वीडियोस बनाऊं। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करो, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक करो। आपका वैल्यूएबल टाइम देने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।